नाजरीन आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान शाहनवाज हाशमी और आज मेरे साथ मौजूद हैं मैं यानी रीना कौसर। हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम मंजर पस मंजर। जी हाँ, एक ख़ास प्रोग्राम मंजर पस मंजर, जिसके ज़रिए हम आपको रूबरू कराते हैं दिल्ली और उसके अतराफ़ में होने वाली अदबी, समाजी, तहजीबी और सकाफ़ती सरगर्मियों से। जी हाँ, ऐसी सरगर्मियाँ जिनके मुतालिक आप जानना चाहते हैं या फिर से उन लम्हात में खो जाना चाहते हैं। डीडी उर्दू की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो अपने नाजरीन के ज़ौक़ का सामान मुहैया कराए। बिल्कुल, और आज इस कड़ी में हम आपको दिखाएंगे शारदा यूनिवर्सिटी में मुनक़्क़िदा एक सेमिनार की रिपोर्ट। बिल्कुल, तो आज आपको लेकर चलेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबाए उर्दू और वहाँ हो रहे प्रोग्राम की एक झलक आपको दिखाएंगे। और आखिर में हम अपने उर्दू अदब के अजीम फ़नकारों और गुलकारों को पेश करेंगे खिराज अक़ीदत। तो रीना साहिबा, आइए हम अपने प्रोग्राम का अब बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं और बिना किसी ताख़ीर के आपको लिए चलते हैं शारदा मेडिकल कॉलेज, जहां डॉक्टरों की महफिल आरास्ता है और वो अपने तुलबा को ख़वातीन के हैज़ के दौरान साफ़ सफाई के लिए बेदार कर रहे हैं। हम लड़कियां हर मैदान में अपनी शनाख्त बनाने में कामयाब हो रही हैं। कल बाबा की उंगली को थामे चली थी, कल बाबा की लाठी भी बन जाऊंगी। अम्मा तेरे घरों देगी चिड़िया हूँ मैं, दाना लेकर ही वापस घर आऊंगी। जिसकी फितरत में हैरत समाई नहीं, जिसको दौलत से ज्यादा मैं भाई नहीं, ऐसे साजन की मुझको जरूरत नहीं। ना कहने का सुन लो मुहूर्त यही, अकेली चलूंगी किस्मत से मिलूंगी, और मुझे क्या बेचेगा रुपया, और मुझे क्या बेचेगा रुपया। यहाँ पे हमने युवाओं के लिए उनकी मासिक धर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और जितनी अडोलेसेंट की प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में कार्यशाला और आयोजित की है, जिसमें उनकी परेशानियों, जो भी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उन सब के बारे में हमने बताया है। ये जो वर्कशॉप यूथ कॉन अरेंज की गई है, इसमें हम लोग युवा पीढ़ी को बहुत सारी नई चीज़ों से अवगत कराने वाले हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन में उनको क्या क्या नए एडवांसेस आ गए हैं जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लेबियल पैड्स हैं, टेम्पून्स हैं, और उनको कैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन करना है। इस तकरीब में एम्स, सफदरजंग और दिल्ली के दूसरे बड़े मेडिकल कॉलेजेस के असातिज़ा ने शिरकत की। इस तकरीब की गर्ज़ो गायत पर रोशनी डालते हुए डॉक्टरों ने कहा, यूथ कॉन जो एक फेस्टिवल है, इसे हमने इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया कि बहुत सारी बच्चियां हैं, बहुत सारी यंग एडल्ट्स हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि माहवारी में मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो सफाई है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए उनको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या चीज़ें उनकी सेहत के लिए अच्छी हैं, क्या बुरी हैं। कुछ तरीके ऐसे हैं जो भी नए इजाद हुए हैं जो बेहतर मेंस्ट्रुएशन सैनिटेशन को प्रमोट करते हैं। जैसे कि पहले हम हमेशा ये सोचते थे कि महीना आना और कपड़ा, उससे हम आगे बढ़े तो महीना आना और सैनिटरी पैड्स। हम ये नहीं जानते कि सैनिटरी पैड्स से एनवायरनमेंट में कितना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, कितना ज़्यादा हमारी जो मदर अर्थ है उसको कितना नुकसान है। तो इसलिए हमने नए तरीके ईजाद किए हैं जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल कप, इंटरलेबियल पैड। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि सारी लड़कियां इसके बारे में जान पाएँ, सीख पाएँ, हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। कि ख़वातीन के रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हैज़ है, जिसे आम ज़बान में माहवारी के नाम से हम सब जानते हैं। हम लोगों ने बच्चियों को सिखाया कि पैड्स के क्या सही तरीके हैं यूज़ करने के, पैड्स के अलावा और क्या ऑप्शंस हैं। कपड़ा यूजुअली अभी ख़राब माना जाता है, लेकिन अभी जो नए तरीके का रीयूजेबल क्लॉथ पैड आया है वो हमने यहाँ पर सिखाया है कि लड़कियाँ किस तरह से यूज़ कर सकती हैं। मेंस्ट्रुअल कप है, मेंस्ट्रुअल कप एक बहुत ही आसान, नया और अच्छा तरीका है जिससे कि ना हमें कोई नुकसान है और ना ही हमारे एनवायरनमेंट को उससे कोई नुकसान है। ये कोई बीमारी नहीं बल्कि जिस्म को तंदुरुस्त रखने का एक अमल है, मगर इस दौरान अगर हम सफाई का ख्याल न रखें तो हमें बहुत सारी बीमारियों का खतरा लाहक होगा।
गायनकोलॉजी के माहिरीन ने न सिर्फ इसके तय अपने तलबा को बेदार किया बल्कि हमें माहौल को भी साफ रखने के लिए तरगीब दिया। मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के बारे में, अलग अलग मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे हम लड़कियों को क्या क्या प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं। हमें सिर्फ सैनिटरी पैड्स के बारे में पता है कि एक जस्ट सैनिटरी पैड्स होती हैं, बट देयर आर अदर ऑप्शंस ऑल्सो जिसके बारे में हम लोगों को आज पता चला है कि अलग अलग यूजेस एंड उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन में हम लोग यूजुअली हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे हमें अच्छे और चीज़ें बताई गई कि कैसे हमें अब आज के ज़माने में हमें रीसाइक्लेबल पैड्स रीयूजेबल पैड्स यूज़ करने चाहिए ताकि और मेंस्ट्रुअल कप्स वगैरह, ताकि हमें बाद में क्योंकि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है इसकी वजह से और बहुत सारा गार्बेज प्रोड्यूस हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए। हमारे यहाँ आज इस प्रोग्राम यूथ कॉन्फ्रेंस, जिसमें कि कॉन्फ्रेंस के साथ साथ वर्कशॉप करी जा रही है, इसमें दुनिया से जाने माने डॉक्टर्स आए हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, GTB, लेडी हार्डिंग के प्रोफेसर्स यहाँ मौजूद हैं और इन्होंने बच्चों के काफ़ी सवालों के जवाब दिए जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी और वो काफ़ी महरूम थे इस जानकारी से। तो हमने न सिर्फ डॉक्टर्स को यहाँ पे और बच्चियों को इन्वॉल्व किया है जो कि तरह तरह के NGOs के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। और सैनिटरी पैड की जगह पर दूसरे पैड के इस्तेमाल पर न सिर्फ जोर दिया बल्कि उसके इस्तेमाल का तरीका भी बताया। ये पैड का सरफेस है जो एरिया ब्लड सोक करता है और इस तरह से ये पैड पीछे जाके इस तरह से बटन हो जाता है। जब ये वेट हो जाए 3 से 4 घंटे में तो इसको निकाल के इसको वॉश करना होता है। वॉशिंग इज़ वेरी सिंपल। आधे घंटे के लिए पानी में सोक करिए और उसके बाद स्क्रब करके सोप से वॉश कर दीजिए जैसे हम अपने बाकी कपड़े वॉश करते हैं। कम से कम 8 से 10 क्लॉथ पैड्स एक पीरियड में यूज़ होते हैं और ये एक पीरियड के बाद सेव करके अगले पीरियड्स में वही क्लॉथ पैड यूज़ हो सकता है। लगभग एक क्लॉथ पैड 100 बार यूज़ किया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि ये रीयूजेबल है, बायोडिग्रेडेबल है। इससे कोई भी ट्रैश नहीं जमा होता, कोई कचरा नहीं जमा होता, कोई लोकल एलर्जी, कोई लोकल इन्फेक्शन नहीं होता। और क्लॉथ का जो यूज़ है वो बहुत पुराना है, अब इसको हमने दोबारा एक नई तरह से इन्वेंट किया है। इस तकरीब में मेडिकल कॉलेज के चांसलर ने रिसर्च पर जोर डालते हुए कहा, You guys are doing wonderful job, but focus on the more research and to collect the data, how many patients you have, in the gynae department and how many of them are having a problem and what are the reason. I think this could be good study in this region. इस तकरीब में डॉक्टरों की खदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें एजाज़ात से भी नवाजा गया। वहाँ आए दवाओं की कंपनी के तर्जुमान ने भी हमसे बातचीत की। फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने ये स्टॉल लगाए हैं जो कि क्लीन और हाइजीन के ऊपर हैं और हमारे बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं जिससे कि ये बच्चे ठीक होते हैं और हम एल्जेन फार्मा को रिप्रेजेंट करते हैं और ये पूरा स्टॉल, ये सारा कुछ हमारी तरफ से ऑर्गेनाइज़ करा गया है हॉस्पिटल के लिए। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब हम डॉक्टर से बताते हैं तो उन लोगों को हमारे प्रोडक्ट्स ज़्यादा अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है क्योंकि वो साइंटिफिक टर्म्स को इजीली कैचअप कर लेते हैं और कंपैरिजन टू द नॉर्मल पीपल वो लोग इतना जल्दी कैचअप नहीं कर पाते, बट हम उनको लेमन लैंग्वेज में समझाते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल्स। बाय गिविंग एग्जाम्पल्स वो भी अच्छे से उनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर पाते हैं। तो इस महफिल में हमने जाना कि कैसे हम खुद को जरासीम से साफ रख सकते हैं और माहौलियात को संभालने में अपनी खदमात दे सकते हैं। जी हाँ, ज़माना बदल रहा है और ऐसे में हम ख़वातीन को भी अपनी ज़िम्मेदारी समझनी होगी ताकि हम एक बेहतर मुस्तकबिल दे सकें। जी हाँ, सही फरमाया रीना साहिबा आपने। अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साज से है ज़िंदगी का साज़े दुरूं। चलिए, खुदा का शुक्र है आपने माना तो सही। अजी मोहतरमा, हम क्या, पूरी दुनिया इस बात का एतराफ़ करती है और सभी मानते हैं कि दुनिया में औरत ही एक ऐसी सिन्फ है जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया सरसब्ज़ो शादाब है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं उर्दू अदब के गहवारे में और आपको दिखाते हैं शोबा उर्दू की हलचल। शोबे उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी में गुज़श्ता दिनों न सिर्फ एमफिल और PhD का वाइवा हुआ बल्कि इस मौके पर एक जलसा तहनीत का भी एहतमाम किया गया। इस तकरीब में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जामियात से असातिज़ा साहिबान और मारूफ उदबा व शोरा ने शिरकत की।
पहले इजलास में वाइवा हुआ जिसमें स्कॉलर्स ने माहिरीन के सवालों का जवाब बहुस्न खूबी दिया। आज अल्लाह के करम से मेरा वाइवा हो गया। मेरे सुपरवाइज़र डॉक्टर मोहसिन सर जो बहुत ही अच्छे शख्सियत हैं, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने मेरी हेल्प करी, बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरे साथ मेहनत करी, जिसके सिले पे आज मैं यहाँ तक पहुँची अपने मुकाम तक। मेरे मकाले का उन्वान है राजिंदर सिंह बेदी के ड्रामों में तानीसी फ़िक्र-ओ-फ़न। इसी हवाले से मैंने काम किया है, क्योंकि और मेरा एमफिल में भी यही रहा था, इसी को प्रमोट किया है। आगे उसमें अफसानों पर किया और इसमें तानीसी नज़रियात पर बात की गई। दूसरे इजलास में जिनको तहनीत दिया गया वो थे उर्दू के मशहूर व मारूफ अदीब व नक्काद और शायर प्रोफेसर अतीकुल्लाह। बहुत सी मेरी यादें इससे वाबस्ता हैं, यूनिवर्सिटी से, शोबे से और दिल्ली, और ख़ास तौर पर हमारे यहाँ के जो असातिज़ा बहुत से ऐसे आज भी मौजूद हैं, तो बहुत सी आज यादें भी बार बार आ रही थी, उमड़ आई थी और जज्बाती भी मैं हो रहा था। और वहीं दूसरी तरफ तलबा और असातिज़ा को देखकर बहुत खुशी हुई कि इतना अच्छा गैदरिंग ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो तलबा भी बहुत ही यकसुई के साथ बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे, और मैं भी कुछ ताख़ीर से या देर से पहुँचा। लेकिन ये है कि मैं इनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे जो इनाम या अवार्ड मिला है, और इस तरह से और दूसरे जो अवार्ड मिले हैं, तो मुझे इन लोगों ने जो एहतमाम किया है, ख़ासतौर पर इर्तिज़ा साहब ने, तो मैं उसके लिए भी उनका बहुत ममनून हूँ। इजलास के बाद जब आए हुए मेहमानों से तहक़ीक़ और तनक़ीद की सूरत हाल के मुताल्लिक बात की। अब जो सूरत हाल बदल रही है और लोग जो ये समझ रहे हैं कि जो जिस मौजू पर काम कर रहा है, जिस मौजू से वाबस्ता है, उस मौजू पर उसको एक्सपर्टीज़ हासिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल और एवरेज लोगों के लिए इस दुनिया में किसी भी शोबे में, किसी भी मैदान में कोई जगह नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि तहक़ीक़ और तनक़ीद में जो कुछ हो रहा है वो इत्मीनान बख्शी कहा जाएगा, हम उसकी जानिब से मायूस नहीं हैं। बासलाहियत लोग तहक़ीक़ करेंगे तो यकीनन अच्छी तहक़ीक़ होगी, मेयारी होगी, और उससे जो तहक़ीक़ का जो मकसद होता है वो पूरा होगा। नई चीज़ें दरियाफ़्त होंगी, नई रोशनी मिलेगी, नए नज़रिए आएंगे, वरना खतवनी होगी। इधर से उधर से जुमले लिए जाएंगे, गोंद की मदद से चिपकाए जाएंगे और चिपका के मकाला बनाया जाएगा और मकाले पे डिग्रियां भी मिलेंगी। कलीमुद्दीन अहमद हैं, एहतशाम हुसैन हैं, अख्तर रैनवी हैं, या लुत्फ़ुर रहमान हैं, तो या वहाब शर्फी हैं, इन लोगों ने उर्दू तनक़ीद पर अच्छा खासा काम किया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि उर्दू तनक़ीद अभी भी इत्मीनान बख्श है और बहुत कुछ लिखा जा रहा है और आने वाले दिनों में भी लिखा जाता रहेगा। इस इजलास के रूहरवा प्रोफेसर इर्तिज़ा करीम शोबा के सदर हैं और वो डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स भी हैं। उन्होंने अपने मेहमानों का न सिर्फ पुरतपाक खैर मकदम किया, बल्कि अपने तमाम रिसर्च स्कॉलर्स को मुबारकबाद भी पेश की और उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपने नए ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इस मौके पर शोबा के असातिज़ा ने भी अपनी अपनी खुशी का इजहार किया। ये खुश आइंद बात है कि एक साथ इतने सारे, यानी कि 14 कैंडिडेट थे, 14 स्कॉलर थे जिनका वाइवा हुआ। एक तरह से ये अदबी जलसा कहा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि इस तरीके से उर्दू तारीख़ में, ख़ास के शोबे उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली बार देखने में आया है। मुझे उम्मीद ये भी है कि जो काम हो रहा है, जो नई नस्ल काम कर रही हैं, वो बेहतर काम कर रही हैं, और जाहिर है कि हमारे प्रोफेसर जिस तरीके से उनकी निगरानी कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। मैं इन सब चीज़ों के लिए उनको मुबारकबाद देता हूँ। जिस तरह की चीज़ आज देखने को मिली वो आज तक और भी डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ रहा है, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल नई थी, बहुत ख़ास थी। और चूँकि प्रोफेसर सैयद इर्तिज़ा करीम साहब का ये ख़ासा है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करते हैं, तो उस हवाले से आज भी एक बिल्कुल ही नई चीज़ देखने को मिली कि 14 स्टूडेंट्स का एक साथ वाइवा किया गया। ये मेरी नज़र में इतने दिनों से ताल्लुक़ है मेरा, ये चीज़ कभी नहीं देखी। रीना, देखा आपने कि किस तरह से तुलबा ने अपनी मंजिलों को सर किया। बहुत से ऐसे तुलबा थे जिन्होंने एमफिल का वाइवा दिया, यानी मास्टर ऑफ फ़िलासफ़ी का, और तकरीबन 8 तुलबा ऐसे थे जिन्होंने अपने डॉक्टरेट का वाइवा दिया।
सही फरमाया आपने, इल्म की कोई इंतहा नहीं होती और हमने देखा कि किस तरह यहाँ लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया। जी हाँ, और आपने ये भी देखा कि वहाँ आए हुए मंदूबीन ने भी तनकीद और तहकीक के हवाले से अपने अपने ख्यालात पेश किए और साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ आप भूल रही हैं। नहीं, मुझे बिल्कुल याद है कि अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए हम अपने अजीम फ़नकारों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं जिनकी इस हफ्ते यौम पैदाइश है या यौम वफ़ात है। जी हाँ, इस कड़ी में हम जिन फ़नकारों को खराज अक़ीदत पेश करने वाले हैं उनमें नून मीम राशिद, प्रेमचंद, मोहम्मद रफ़ी और मीना कुमारी वगैरह, इनके साथ दीगर और बहुत से फ़नकार हैं। तो नाज़रीन मुलाहिज़ा फरमाइए। प्रेमचंद का ज़माना और हमारा ज़माना दो अलग ज़माने हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो कि दोनों ज़मानों में समान हैं और इसलिए प्रेमचंद एक मानी में पुराने पड़ते हैं लेकिन दूसरे मानी में वो नए होके सामने आते हैं, क्योंकि इस समय जो माहौल है और जिस तरह की जहनियत तारी हो रही है उसमें सवाल उठाना, सवाल पूछना, जो दिया हुआ है उसको सच्चाई न मानना बल्कि जो सच्चाई है उसका एहतराम करना, इसकी हिम्मत प्रेमचंद देते हैं और ख़ुद काम ये उन्होंने अपने ज़माने में किया और अब उनको पढ़ने वाले, उनको सराहने वाले कुछ प्रश्नाकुल लोग होंगे, कुछ प्रश्नवाची लोग होंगे, ऐसी उम्मीद करना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद ने कुल 56 बरस की उम्र पाई, माली एतबार से एक आजमाइश भरी जिंदगी गुजारी, सेहत की खराबी का दुख झेला, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपने इनकलाबी तसव्वुरात, गांधीवाद से अपनी जहनी हमाहंगी, हिंदुस्तानी समाज की फरसूदा रस्मों से अपनी बगावत और अपनी दर्दमंदी, इंसान दोस्ती और रवादारी के बायस मुंशी प्रेमचंद ने एक सीधी, सच्ची, सरवतमंद जहनी जिंदगी गुजारी। प्रेमचंद का ज़माना बहुत अच्छा नहीं था, ग़ुलामी का ज़माना था। हम एक आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, लेकिन ज़माना उस ज़माने की तुलना में कई एतबार से ऐसा लगता है जिससे बेचैनी हमारी बढ़ती है। सोचिए उसके बारे में। उन्हें हमेशा यह एहसास रहा कि हिंदुस्तान दरअसल देहात में बसता है। उन्हें हिंदुस्तानी समाज में छोटे बड़े, ऊंच नीच की तकसीम और तबकाती कशमकश के एहसास ने भी परेशान रखा। अछूतों की हालत जार, औरतों की बेबसी, किसानों और मजदूरों की बदहाली पर भी वो जिंदगी भर कुढ़ते रहे। प्रेमचंद ने अपने समय में जिन सवालों को उठाया था, चाहे वो स्त्री से संबंधित सवाल हों, चाहे वो किसान संबंधित सवाल हों, चाहे वो दलितों के संबंध के सवाल हों, चाहे वो सांप्रदायिकता को लेकर के उठाए गए सवाल हों, वो आज भी वैसे ही चले आ रहे हैं। और ये बहुत, मैं अफसोस ही इसको कहना चाहूँगी कि वो सवाल जस के तस बल्कि ज़्यादा सघन हो गए हैं। खुलूस और दूसरों के दुख बांटने की इसी रविश ने प्रेमचंद की तहरीरों को एक कौमी तमसील की हैसियत अता की। इतने इम्तिहानों से गुजरने के बावजूद प्रेमचंद ने एक मसरूफ और सरगर्म अदबी जिंदगी गुजारी। 300 से ज्यादा कहानियां, 1 दर्जन के करीब नॉवल, मज़ामीन, ड्रामे, कॉलम प्रेमचंद को एक बड़े कौमी मेमार के तौर पर सामने लाते हैं। उनकी जबान से उनका समाज बोलता है। प्रेमचंद की हैसियत अपने एतराफ की समाजी और मुआशरती और मादी जिंदगी की सच्चाइयों से पर्दा उठाती है। ये बात सही है कि प्रेमचंद हों या उस ज़माने के जो लोग हैं वो उर्दू ज़्यादा जानते थे, हिंदी बहुत कम जानते थे। इसलिए ये जो बहुत ही मतनाज़ बात आती है बार बार कि प्रेमचंद ने जो कहानियाँ लिखी हैं वो पहले उर्दू में लिखी और पहले बाद में हिंदी में लिखी, या पहले हिंदी में लिखी और बाद में उर्दू में लिखी, तो ये मुनासिब रवैया नहीं है। उन्होंने अपनी ज़्यादातर कहानियाँ पहले उर्दू में लिखी हैं, बाद में उसको किसी और की मदद से या तो हिंदी में ट्रांसलिटरेट किया है या फिर उसको हिंदी में तर्जुमा किया है। हमारे अकाबरीन में एक अहम नाम खुदा बख्श खान का भी है।
वो 2 अगस्त 1842 उखई सीवान बिहार में पैदा हुए और 3 अगस्त 1908 में वो इस दुनिया को अलविदा कहकर खुदा के पास चले गए। खुदा बख्श खान के वालिद पटना में एक मशहूर वकील थे। उन्हें हाथ से लिखी किताबें इकट्ठी करने का बड़ा शौक था। अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा वो किताबें खरीदने पे खर्च करते थे। अपने वालिद की तरह भी खुदा बख्श को किताबें खरीदने का शौक था और वो भी एक मशहूर वकील बने। 1876 में वक्ते आखिर उनके वालिद ने अपनी किताबों की मिल्कियत उनके हवाले करते हुए लाइब्रेरी खोलने की ख्वाहिश जाहिर की। इस तरह मौलवी खुदा बख्श खान को ये जायदाद अपने वालिद से विरासत में मिली, जिसे 1888 में लगभग 80,000 रुपए की लागत से एक 2 मंजिला इमारत में इस लाइब्रेरी की शुरुआत की और 29 अक्टूबर 1991 में उन्होंने आवाम को वक्फ कर दिया। वाज़ेह रहे कि तुर्की यानी इस्तांबुल की पब्लिक लाइब्रेरी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी की शक्ल में खुदा बख्श लाइब्रेरी को देखा जाता है। इस लाइब्रेरी में उर्दू, फारसी और अरबी के हजारों रस्मुल खत मौजूद हैं। उर्दू में एक अहम नाम नून मीम राशिद का भी है, जिनका असली नाम नज़र मोहम्मद था। वो 1 अगस्त 1910 में पैदा हुए और 9 अक्टूबर 1975 को उनका इंतकाल लंदन में हो गया। अल्लामा इकबाल के बाद उनका नाम नज़्म निगारी में सरे फहरिस्त है। उनको हम उन्हीं के अशआर से खराज अक़ीदत पेश करते हैं। गमे आशिकी में गिरह कुशा, न खिरद हुई न जुनू हुआ। पर्दा सीमी की वो मलिका जिनका नाम था मीना कुमारी और इनका असल नाम था महजबी बानो। एक अगस्त 1932 को महजबी बानो पैदा हुई। जिंदगी के उतार चढ़ाव को सर करती हुई जब वो बॉलीवुड पहुंची तो फिल्म साज विजय भट्ट ने उनका नाम तब्दील करके मीना कुमारी कर दिया। तब से आज तक हम सब उनको मीना कुमारी के नाम से ही याद करते हैं। मीना कुमारी को बेपनाह शौहरत और इज्जत मिली, जो हर फनकार की मंजिल होती है। मीना कुमारी को किताबों से भी इश्क था, खासकर शेरी अदब से बहुत लगाव था। वो मिर्जा गालिब की बहुत बड़ी मद्दाह थी। मीना कुमारी की ज़ाती ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं थी। उनको ज़ाती ज़िंदगी में बहुत सी नाकामियों और महरूमियों का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके वो एक लाजवाब अदाकारा और बतौर शायरा भी आवाम के दिलों में अपनी जगह बना चुकी थी। मीना कुमारी के अशार में दर्द है, मायूसी है, नाकामी है, कर्ब है। उनका एक शेर है, आबला पा कोई इस दश्त में आया होगा, आबला पा कोई इस दश्त में आया होगा, वरना आंधी में दिया किसने जलाया होगा। इसी रंजो गम के बीच मीना कुमारी बेयासो मददगार 31 मार्च 1972 को इस दुनिया से चली गई। पर्दा सीमी की मलिका मीना कुमारी के इन खिदमात को रहती दुनिया तक फरामोश नहीं किया जा सकेगा। एक और शायर जिन्होंने अदबी दुनिया के साथ साथ फिल्मी दुनिया में भी अपना नाम कमाया वो थे शकील बदायूनी साहब, जिनका असली नाम था गफ्फार अहमद, जो 3 अगस्त 1914 को बदायूं में पैदा हुए। उर्दू, अरबी, फारसी के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपनी आला तालीम हासिल करने के बाद मरकजी हुकूमत में क्लर्क हो गए, मगर जब वो मुंबई गए तो वहीं के होकर रह गए, यानी पर्दाए सीमी की रौनक में वो बंद कर रह गए। उन्होंने उर्दू और हिंदी के अलावा यूरोपीय ज़बानों में सैकड़ों गीत लिखे, जिसे गुलकारों ने अपनी आवाज़ देकर जिंदा व जावेद बना दिया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सफ़र को 20 अप्रैल 1970 में तमाम किया। हम उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हैं। गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ों में भी गरीबों के तेरी आवाज़ है, और अपनी मौसीकी पे सबको फ़ख्र होता है, मगर मेरे साथी आज मौसीकी को तुझ पर नाज है। हमारी याद आ जाती तो होगी, अचानक वो तड़प जाते तो होंगे। अब देखिए कैसे शेर हैं, वरी साहब का लिखा हुआ ये गज़ल है, उनका कलाम है, और मोहम्मद रफ़ी साहब
उस वक्त टॉप सिंगर, और उन्होंने कितने मज़े से गाया, इतना अच्छा गाया। मोहम्मद रफ़ी 24 दिसंबर 1924 को पैदा हुए और 31 जुलाई 1980 को इस दुनिया से चले गए, लेकिन रहती दुनिया तक उनकी खूबसूरत आवाज़ को याद किया जाएगा। मन तरपत हरिदर शन को आज, मन तरपत हरिदर शन को आज। हम अपनी पूरी टीम यानी डीडी उर्दू की टीम की जानिब से मोहम्मद रफ़ी को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। सगर काज हो बिनती करत हूँ रखियो लाज, मन तरपत हरिदर शन को। वाह शाहनवाज साहब, हम चाहते हैं कि ये सफ़र यूं ही चलता रहे, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त किसी का नहीं होता, और वक्त हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम अपने नाजरीन के साथ अब बने रहें। जी हाँ, सही फरमाया आपने। वक्त किसी का नहीं होता है, वक्त किसी के साथ वफ़ादारी नहीं करता, मगर आप किसी की हो जाएं ये तो आप पर मुनहसर करता है। नाज़रीन, हम आपके ये भी गोश गुजार करते चले कि आप हमें सिर्फ टीवी सेट तक ही नहीं देख सकते, बल्कि इसके अलावा भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसके लिए हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी दिल की बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, हमें कोई मशवरा देना चाहते हैं, या आप अपने ख़यालात हमसे मुश्तरक करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ एक छोटा सा मेल करना है। और मेल करने के लिए आपको ज़रूरत पेश आएगी हमारे मेल एड्रेस की। तो मेल एड्रेस हम आपको बता देते हैं। मेल एड्रेस है ddurdufeedback@gmail.com। मोहतरमा, आप भी एक बार मेल आईडी सुन लीजिए, ddurdufeedback@gmail.com। तो नाजरीन, दीजिए इजाज़त अपनी मेज़बान रीना को और साथ ही मुझे यानी शाहनवाज हाशमी को, इस उम्मीद के साथ कि आपसे आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और मंज़र और उसके पस मंज़र के साथ। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।